एक केस है सुप्पीरी देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सिविल अपील 10834 ऑफ 2010। इस केस में मेरे दादाजी रामानंद जी एक ज़मीन के मालिक थे। गवर्नमेंट ने उनका ज़मीन अक्वायर किया। वो गुजर गए, फिर मेरी दादी गुजर गई। उनके 6 बच्चे थे, 2 बेटे धन सिंह, नाहर सिंह यानी मेरे पिता, और 4 बेटी। ज़मीन के बदले दिल्ली में एक ज़मीन गवर्नमेंट ने दी धन सिंह के नाम, क्योंकि बाकी के 5 बच्चों ने उस एक बेटे के नाम रेलिंक्विशमेंट डीड कर दी 21 अक्टूबर 1985 को। ये मेरे पिता को पता चला एक लेटर से 8 मार्च 1991 को। फिर मेरे पिता ने 5 अप्रैल 1991 को ऑब्जेक्ट किया गवर्नमेंट के पास जाके कि धन सिंह के नाम नहीं हो सकती ज़मीन। फिर 14 मई 1993 को पिता गुजर गए। सूट फाइल करते हैं गवर्नमेंट और धन सिंह के खिलाफ डिक्लेरेशन के लिए कि हम भी दिल्ली के ज़मीन के मालिक हैं। इस केस में लिमिटेशन को हम प्रिलिमिनरी इश्यू बना रहे हैं ऑर्डर 14 रूल 22 के अंदर। लिमिटेशन कानून के अंदर ये केस ख़त्म हो सकता है, इसीलिए बाकी इश्यूज बाद में देखेंगे। प्लेंट के पैरा 8 में कह रहा है कि नाहर सिंह ने रेलिंक्विशमेंट डीड धन सिंह के नाम की है। सुखबीरी ने यह भी कहा है कि वो डीड फ्रॉड करके बनाया गया है। इससे पता चलता है कि नागर सिंह को पता था कि ऐसी कोई डीड है। अगर हम मान ले कि नाहर सिंह को डीड का पता 8 मार्च 1991 के लेटर से पता चला, तो उस डीड को नल एंड वॉइड घोषित करने का लिमिटेशन 8 मार्च 1991 को शुरू हुआ था। सुखबीरी दिल्ली के ज़मीन में हक मांग रहा है। ये तभी हो सकता है जब रेलिंक्विशमेंट डीड को इलीगल घोषित किया जाए। इस केस में लिमिटेशन 8 मार्च 1991 को भी शुरू हुई, तो घोषणा यानी डिक्लेरेशन के लिए 3 साल यानी 1994 में ख़त्म हो जाती है लिमिटेशन। ये सूट 14 जून 2000 में फाइल की गई है। गवर्नमेंट को लेटर्स लिखने से, एक तरफा भेजने से लिमिटेशन आगे नहीं बढ़ती। ये सूट लिमिटेशन के अंदर नहीं है। सूट डिसमिस। चलो फर्स्ट अपील फाइल करते हैं। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सही है, फर्स्ट अपील डिसमिस। चलो हाई कोर्ट सेकंड अपील फाइल करते हैं। नीचे के कोर्ट सही हैं, सेकेंड अपील डिसमिस। चलो सुप्रीम कोर्ट। लिमिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर देखना चाहिए था और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंट रिजेक्ट करना चाहिए था। ये डिक्लेरेशन का सूट था, तो प्लेंट से ही पता चल जाएगा कि लिमिटेशन में बैठता है या नहीं। मेरे नाम सारे हक करने वाली रेलिंक्विशमेंट डीड 21 अक्टूबर 1985 की है और मेरे भाई या किसी ने भी इस डीड को चैलेंज नहीं किया। गवर्नमेंट को लिखने से लिमिटेशन नहीं बढ़ती। लिमिटेशन एक्ट कानून के साथ फैक्ट्स का प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स को कानून में बिठाना होता है। लेकिन जब प्लेंट में लगाए फाउंडेशन के फैक्ट से पता चल जाए कि लिमिटेशन कब से शुरू हो रहा है, तब अगर कोर्ट को लगे कि लिमिटेशन को पहले देखना होगा और बाकी इश्यूज बाद में देखे जा सकते हैं, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है ऑर्डर 14 रूल 22B के अंदर। नाहर सिंह ने 5 अप्रैल 1991 को गवर्नमेंट को लिखा फ्रॉड के बारे में, लेकिन सिविल कोर्ट में ऐसे डिक्लेरेशन के लिए गए ही नहीं। ये है कि ट्रायल कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल का नंबर नहीं लिखा जजमेंट में, लेकिन उससे जजमेंट खराब नहीं होता, क्योंकि वास्तव में ऐसा प्रोविजन, ऐसा आर्टिकल डिक्लेरेशन के लिए है एक्ट में। लेकिन हाईकोर्ट के जजमेंट में आर्टिकल 58 लिमिटेशन एक्ट मेंशन किया गया था, इसीलिए ये सूट जीवित नहीं रह सकता। Though limitation is a mixed question of law and facts, it will shed the said character and would get confined to one of question of law when the foundational facts determining the starting point of limitation is vividly and specifically made in the plain arguments. अब ये देखो, सिक्किम हाई कोर्ट का जजमेंट फिगू शेरिंग भूटिया वर्सेस कर्मा समतेन भूटिया एंड अदर्स, रिट पिटिशन सिविल नंबर 19 ऑफ 2023। इस केस में प्लेंटिव्स थे कर्मा भूटिया और बाकी लोग, और डिफेंडेंट था फिगू भूटिया। इस केस में फिगू ने ऑर्डर 14 रूल 2 एप्लीकेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज पे फाइल किया लिमिटेशन के लिए। इस एप्लीकेशन का बेसिस था कि कर्मा ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा, इट इज़ ट्रू दैट आई हैड गॉन टू द DC ऑफिस गैंगटॉक ड्यूरिंग December 2016 at January 2017. It is true that I visited the DC office Gangtok with the sole purpose of seeking information pertaining to the status of the suit property.
It is true that during this visit, I came to know that the suit property had already been transferred in the name of defendant number 1 from that of late Dorji Bhutia. कर्मा ने सूट फाइल किया था 15 मई 2020 को। सूट फाइल किया था डिक्लेरेशन और कुछ रिलीफ्स के लिए कि प्रॉपर्टीज इलीगल तरीके से अपने नाम किया है फिगू ने। नीचे के कोर्ट ने ऑर्डर 14 रूल 2 एप्लीकेशन को कर्मा के फेवर में डिसाइड किया कि क्लियर नहीं है कि कब एग्जैक्टली कर्मा को पता चला कि फिगू के नाम हुआ है ज़मीन। फिर फिगू गया हाई कोर्ट इस ऑर्डर के खिलाफ और हाई कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट नहीं देख सकते अगर वो प्लेंट पढ़ने से पता ना चले तो ये मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट और लिमिटेशन प्रिलिमिनरी इश्यू नहीं बन सकता। तो एप्लीकेशन ही गलत है तो उस पर फैसला तो कर ही नहीं सकते। लेकिन प्लेंट का रेस्ट्रिक्शन तो ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए होता है ना। सुभिक्षा केस में तो एविडेंस तक पढ़ा बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर। यहाँ तो क्रॉस में कर्मा कह रहे हैं अगर लास्ट 31 जनवरी 2017 को भी पता चला होगा उनको फिगू के बारे में तो सूट फिर भी 3 मंथ्स 2 वीक्स और 1 डे से लेट है। आहा, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि प्लेंट और एविडेंस एफिडेविट में कर्मा ने कहा था कि उनको आरटीआई से पता चला 13 मार्च 2020 को कि फिगू के नाम हुई है प्रॉपर्टी और ये भी कि प्लेंट और एविडेंस एफिडेविट में कुछ नहीं था 2017 के बारे में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाईकोर्ट की जजमेंट में जो सिर्फ प्लेंट को रेफर करने की बात है वो गलत हो और मेंटेनेबिलिटी को लास्ट में डिसाइड करने कहना वो ठीक हो? और अगर ऐसा है तो सुभिक्षा के केस में प्लेंट में तो बोर्ड रेजोल्यूशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में था ही नहीं। ये तो एविडेंस और रिव्यू के टाइम पे पता चला कोर्ट के सामने। लेकिन सुभिक्षा में कोर्ट ने कहा था कि सूट फाइल करने का अधिकार किसी को है कि नहीं वो लॉ का प्रश्न है। जहां तक सिर्फ प्लेंट देखने का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने जरियाल के केस में कहा था आफ्टर द 1976 अमेंडमेंट द स्कोप ऑफ अ प्रिलिमिनरी इश्यू अंडर ऑर्डर 14 रूल 22 is limited only to 2 areas. One is jurisdiction of the court and the other bar to the suit as created by any law for the time being in force. The whole purpose of a trial on preliminary issue is to save time and money. Though it is not a mini trial, the court can and has to look at the entire pleadings and the materials available on record to the extent not in dispute. ऐसे ही श्रीहरि हनुमनदास तोतला वर्सेस हेमंत विट्ठल कामत एंड अदर्स सिविल अपील 4665 ऑफ 2021 के ऑपरेटिव पार्ट में कहा गया था जो मैंने तुमको बताया था। और सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर होता है।